और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है ये जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को, जो अगर कोई बच्चा 11th एंड 12th में और वो भी कॉमर्स में है तो दोस्तों आप मेरे से पढ़ सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को ओसीएन एसपी पढ़ाता हूं और आज मैं 12th के बच्चों के लिए ओसीएम का लेक्चर लेके आ चुका हूं। तो जितने भी मेरे एसपी वाले बच्चे हैं, तो आप एसपी नहीं देखना चाहते तो ये ओसीएम का लेक्चर है भाई, तो आपको बैक करना पड़ेगा। अगर आप ओसी के भी स्टूडेंट्स हो तो फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। ओसीएम में दोस्तों हम लेसन नंबर 4 तक आ चुके हैं एंड आई होप यहां तक आपकी पढ़ाई एटलीस्ट यहां तक, कॉलेज में आप भले ही आगे होंगे नो डाउट, बट यहां तक आई होप आपको सब कुछ सही से आ रहा है समझ में और आपने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेसन का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है एंड यार लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। ये लेक्चर नंबर 3 है एंड हमने अब तक क्या सीखा दोस्तों, हमने अब तक बिजनेस सीखा, सर्विस क्या होता है वो जाना। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे हमने वो समझा। हमने शुरुआत बैंकिंग से कर दी है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बैंक सीखा जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बैंकिंग के बारे में और जानने वाले। अब दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक जो है स्किप करने वाले। ये मैं सिर्फ स्किप नहीं कर रहा हूं, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है दोस्तों, क्योंकि आपने 11th में इतना सब पढ़ा है। अब ये सेम चीज के लिए मैं अगेन 4 लेक्चर डाल दूं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये चीजें ऐसी ही दोस्तों जो आप रीड करके भी समझ सकते हो, क्योंकि आपने इसको 11th में पढ़ा है। आप एक बार वापस पढ़िएगा आपको आ जाएगा, इससे आपको कुछ न्यू वैल्यू नहीं मिल रहा। और अगर कोई बच्चा है सर नहीं सर मैंने 11th में ना सर मेहनत नहीं करी थी, ऐसे पेज पलट के पास हो गया मैं तो कुछ बताओ ना तब सर, तो फिर आपको दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स पे 11th के लेक्चर्स अपलोडेड है, वहां से रेफरेंस लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। हम वापस डिपॉजिट्स क्या होता है ये नहीं समझ जा सकता मैं अभी आपको, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, सेविंग अकाउंट कौन खोलता है, करंट अकाउंट कौन खोलता है, ये सब पता हो अभी मैं आपको, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछने वाले हैं दोस्तों। ये आपको वापस एक रिफ्रेश करवा रहा है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में इसलिए ये आपको एक रिवीजन करवा रहा है वापस कि देखो बैंकिंग सेक्टर में ये सब होता है जो आप सभी 11th में पढ़ के आ चुके हो। बाकी दोस्तों देखो लोन किस तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, याद आ रहा है कि नहीं ये सब कुछ, ये सब हमने 11th में किया था। और ये एडवांस डिमांड डिपॉजिट्स अपन ने करा। कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट का देखो 11th में मैंने एक लेक्चर था बताया था कि मैं एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग पे हूँ, मुझे उसको पेमेंट करनी थी बट मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं थे भाई, लेकिन ओवरड्राफ्ट के कारण जो हमें एक्सेस अमाउंट कब मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा मेरा अकाउंट, ये सब मैंने बताया था आपको। ये एग्जांपल भी याद है मुझे, आई होप आपको लेक्चर का जो एक्सप्लेनेशन था अभी याद नहीं होगा, बट जब आप इस चीज को पूरा रीड करोगे एक बार खुद से तो शायद आपको वापस पूरी चीजें याद आ जाएगी। और अगर कोई बच्चा है जो मुझे बता दे कि 11th में हमने कौन से पेज नंबर में सीखा था ओसीएम के, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सो दैट वो सारे बच्चे एक बार उसको चीज को रेफर कर ले। तो दोस्तों देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ बैंक में कमर्शियल बैंक के बारे में जाना था और इसमें ही दोस्तों वन ऑफ द टाइप था हमारे बैंक का, उसमें दोस्तों कमर्शियल बैंक जो थी। आज हम इसके फंक्शंस करने वाले। अब यहां देख सकते हो आप मैंने कुछ टॉपिक स्किप किए, वो टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करने हैं। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे स्किप करवाए ना, ये सब आपको रीड करना है आपके बुक में, इसको आपको रीड करना है, इग्नोर नहीं करना। इग्नोर और रीड करने में फर्क होता है। इग्नोर यानी कि भाई छोड़ के जा रहे हो आप उस चीज को, और रीड करना यानी कि क्या पता एग्जाम में आ जाए तो कुछ तो लिख कर आओ। सिर्फ रीड करना है, इस पे आपको मेहनत नहीं करनी है, इस पे सिर्फ रीड करके निपटाओ इसको। चलो अब देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। दोस्तों कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शंस है, एक है दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस आपको आपके 11th में सिखा दिया गया था ये सारे चीजें। ठीक है दोस्तों, अब 12th में ये आपको कुछ और भी एड ऑन करना चाहता है और वो है सेकेंडरी फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ना सेकेंडरी फंक्शंस ज्यादातर आता है, प्राइमरी फंक्शंस नहीं आता क्योंकि आप 11th में करके आ चुके हो। अब दोस्तों यहां तक अगर कोई बच्चे को डाउट आ रहा है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा _मुंद्रा_। और बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन है ही, वहां पे आप कमेंट करो, लेकिन मैं आपको मैसेज के द्वारा ही आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा, आपको वॉइस नहीं सेंड कर पाऊंगा। दोस्तों हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, मैंने कोई बकवास नहीं करी आज एंड आई होप आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज कर दो, हेल्प हो जाएगी। चलो अब समझते हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। अब दोस्तों यहां पे भी कुछ ऐसी चीजें ना जो आपको लगे अरे यार ये सब क्या है सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कुछ नया सा, ये तो सर हमने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ मतलब देखो ना क्या है ये पीरियोडिक कलेक्शन पेमेंट, अरे सर ये सब तो आता है। वही कह रहा हूँ ये टॉपिक जो है ना, टॉपिक बोल रहा था टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत आसान है। बैंकिंग में देखो यार ये चैप्टर में ना दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पहले
लेक्चर कोई स्किप नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, सुनो मेरी बातें। ये सब्जेक्ट में, ये वाले चैप्टर में, लेसन नंबर 4 में, इसमें आपको कैसा दे रखा है, पहले तो बिजनेस समझा है, सर्विस समझा है, फिर दोस्तों बैंकिंग उसकी एक सर्विस है, फिर दोस्तों ये आप सीधा आपको ले जाएगा इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हर एग्जाम में इन तीनों में से किसी दो पर तो क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट पे तो क्वेश्चन बन चुका है आपके पेपर में, तो वो टॉपिक्स में दोस्तों हम मेहनत करेंगे। अरे ये बैंकिंग, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, और अगर आते हैं तो ये आपके प्रीलियम वगैरह में आएंगे, यूनिट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग कि प्राइमरी फंक्शन बताओ, है ना, 4 मार्क को उनको देना होगा बच्चों को फ्री में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्राइमरी फंक्शन बताओ, नहीं तो नहीं आता भाई। प्राइमरी फंक्शन तुम 11th में पढ़ के आ चुके हो, मैं तो वापस क्यों पूछूं। प्राइमरी फंक्शन से दोस्तों आपको ना डिफाइन में आ सकता है कुछ कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताओ, ये आ सकता है, डिफाइन में आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो वहां पे आपको ना लिख कर आना पड़ेगा कैश क्रेडिट क्या होता है। ये लोन पे आ सकता है 3 मार्क का कि लोन किस तरह के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस पे और कुछ नहीं आएगा। जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया, 8 मार्क का क्वेश्चन बन गया, कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है बैंकिंग, इसमें तो वो टाइप्स ऑफ बैंक वाला क्वेश्चन था, और दूसरा ये सेकेंडरी फंक्शन पे कुछ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। और इस आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों ये भी सीखेंगे बैंकिंग की तरह ही ई बैंकिंग के भी सर्विसेज क्या होते हैं। बहुत ही ज्यादा टाइम पास टॉपिक है ये बैंकिंग का, इस पे आपको मेहनत करनी है, ऐसे नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, पर इतने एफर्ट्स मत लो जितने आप इंश्योरेंस के लिए लोगे, ट्रांसपोर्ट के लिए लोगे और कम्युनिकेशन के लिए लोगे। जो अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक्स है वो दोस्तों अल्टीमेट है, वेयर हाउसिंग भी साथ ही साथ। ये 4 टॉपिक ना दोस्तों अल्टीमेट है, क्वेश्चन इसमें से ही बनना है। इस पे आप करो मेहनत, लेकिन उस पे इससे ज्यादा मेहनत करनी है। चलिए सेकेंडरी फंक्शन समझते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में दोस्तों बैंक का 2 फंक्शन है, सेकेंडरी में भी ऐसे फर्दर डिवाइडेड है। एक तो दोस्तों एजेंसी फंक्शन और दूसरा है दोस्तों यूटिलिटी फंक्शन। चलिए आइए पहले एजेंसी फंक्शन को समझते हैं। पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। अरे मेरे भाई, आपको किसी की पेमेंट कलेक्ट करनी है, आपको किसी को पेमेंट देनी है। पेमेंट कैसी सर? आप किसी को फीस देना चाहते हो, आप किसी को दोस्तों अपना रेंट पे करना चाहते हो, आप गए थे डॉक्टर के पास, ठीक है, अब दोस्त आपको बोला कि सर कैश तो नहीं है मेरे पास डॉक्टर, अब मैं क्या आपको बैंक के द्वारा पेमेंट कर दूं? तो आप बोलोगे हाँ आपके पास तो स्कैनर है क्या? स्कैनर है क्या अंकल? हाँ स्कैनर है क्या, प्लीज दे दो, मैं करता हूं पेमेंट। अब आपने ये जो करा, ये है एजेंसी फंक्शन। आपको और डॉक्टर को, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन था। बैंक का क्या लेना देना, बैंक का क्या लेना देना। यहाँ पे जो बैंक थी ना दोस्तों, वो आपकी एजेंट थी, वो आपके बिहाफ में जाके डॉक्टर को पेमेंट कर दी। समझ में आया? इसलिए ये एजेंसी फंक्शन का पार्ट है। आप मुझे बताओ, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, इसमें बैंक आपका पेमेंट क्यों कर रहा है? ठीक है, क्योंकि बैंक आपका एक, आप उस बैंक में अकाउंट होल्डर हो, तो बैंक जो है ना ये आपके बिहाफ में पेमेंट करता है। ये क्या, एक एजेंसी फंक्शन है। बैंक तभी पेमेंट करता है, पहली बात तो जब आप उसमें वो पिन वगैरह डाल देते हो, है ना, पिन पूछता है एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, भैया ये पक्का आप ही हो ना, पक्का आपकी तरफ से हमें ऑर्डर आया ना पेमेंट करने का, चलो भाई आपने सही पिन डाल दिया, ओके भाई पेमेंट डन। फिर ऐसे कहते हैं इसको पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। आप ऐसे ही अपने अकाउंट में पैसे भी डलवा सकते हो। आप जब अपने दोस्त को बोलते हो भाई तेरा मैंने पैसे भरे थे कैफे में, तो उसके 300 कॉन्ट्री होता है, वो बोलेगा यार कैश तो नहीं है मेरे पास, तेरे को मैं बैंक के द्वारा दे दूं। आप बोलोगे हाँ भाई दे दे, ये मेरा यूपीआई आईडी, या फिर ये स्कैन कर ले और पेमेंट कर ले। तो ये होता है पहला, इसलिए इसको कहते हैं एजेंसी फंक्शन, इसलिए ये एजेंसी फंक्शन का पार्ट है। फिर दोस्तों देखो यार, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप पहले तो ये समझो, पोर्टफोलियो ना ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। इस पोर्टफोलियो में ना दोस्तों, जैसे मैं एक ट्रेडर हूं, तो मैंने जहां जहां पैसे लगाए, जहां जहां जिस जगह मैंने इन्वेस्टमेंट करी, वो सारे मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बनता है। तो दोस्तों इसमें जब मैं किसी बैंक का जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं दोस्तों, तो वो शेयर्स खरीदने के लिए क्या मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं? मुझे आप बताओ, कैश दे रहा हूं क्या कंपनी को जाके? अच्छा 1 लाख रुपए हुआ, ये ले भाई 2000 के नोट निकालता हूं, सर्कुलेशन बंद हो गया, अरे सॉरी 500 का नोट, अरे 500 का नोट देना पड़ेगा अभी 1 लाख तक पूरा। ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को संभालने के लिए अपने बैंक की फैसिलिटी यूज करता हूं, और इसके लिए दोस्तों ये एक एजेंट बन जाता है मेरा। यार दोस्तों देखो, बैंक का और वो शेयर बेचने वाले का तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं गौरव जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे, हम लोग के बीच में तो ट्रांजैक्शन था ना, और बैंक में मेरा अकाउंट खुला है, तो बैंक यहाँ पे इसके लिए एजेंट कहलाता है। अब समझा ये एजेंसी फंक्शन का पार्ट क्यों है। तो पोर्टफोलियो में दोस्तों बहुत वाइडर टर्म है, इसमें आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये सब आ जाता है, सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, सब एक जगह, और आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो।
चलो फिर क्या है, फंड ट्रांसफर, ये हमने इसको ऑलरेडी फर्स्ट इसमें ही समझ लिया है। जैसे दोस्तों आपको किसी को फंड की ट्रांसफर करनी है, अब वो भले ही दोस्तों आउट ऑफ इंडिया रहता हो, है ना, कोई आपका फ्रेंड जो पाकिस्तान में रहता है, आपको उसको पेमेंट करना है भाई, तो कैसे करोगे? कैश तो जाएगा नहीं, बैंक अकाउंट के द्वारा आप करवा सकते हो। वो बात अलग है कि आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ेंगे कि भाई तू पाकिस्तान में पेमेंट क्यों भेज रहा है ना ऐसे तो है नहीं कि चलो भाई डन स्कैनर भेज तेरा, ऐसा नहीं होता है। आपको फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपको यूएसए पेमेंट करनी है तो आपको फॉर्मेलिटीज तो दोस्तों पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे तुरंत आपने टाइप करा ले भाई पेमेंट हो गया, ऐसे नहीं होता। वैसे एक एप्लीकेशन है पेपाल करके, उसमें आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और उसमें दोस्तों आपको अपनी बैंक को ऑलरेडी बताना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उसके बाद वो सर्विस आपको मिल जाती है। तो ये इतना आसान भी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, आउट ऑफ ट्रांजेक्शन भी होते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, जैसे कि आपको पता होगा, मेरे जो एसपी के बच्चे जो है मुझे देख रहे भाई, नाच रहे सर, डीमैट अकाउंट याद आ रहा है सर, आपने बताया था ना कि 2007 के बाद जो शेयर्स थे वो ऑफलाइन नहीं मिलते थे। लाइक वो शेयर सर्टिफिकेट जो हो गया सर, वो पहले आप पेपर में से छाती पे लगाकर घूम सकते थे, पर अब वो जो शेयर सर्टिफिकेट है ना सर, अब वो हमारे मोबाइल में आ गया। हमारा जो फोन है, हमारा जो स्मार्टफोन है, उसमें आप अपने डीमैट के शेयर सर्टिफिकेट देख सकते हो, उसमें आप अपनी शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें आप अपने शेयर्स आप देख सकते हो कि आप सही में उस शेयर्स के ओनर हो कि नहीं। मतलब दोस्तों जो चीज शेयर्स की खरीदने का और बेचने की जो चीजें थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जो अर्लियर ऑफलाइन वे में होती थी, अगर किसी ने वो देखा अपना 1991 स्कैम वाला वो सीरीज, ठीक है, हर्षद मेहता वाला, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा दोस्तों कि सेबी में किस तरह की ट्रेडिंग होती थी। वो ब्रोकर बैठता था, है ना, वो सबको पूछता था कोई शेयर खरीदना चाहता है क्या भाई। हाँ, ये चीज ये लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन कर दिया, किस वे में करा, उस चीज को कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और दोस्तों डीमैट ये हम एसपी में आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। लाइक आफ्टर द लेसन नंबर 10, 11, 12 में आप यही सीखोगे कि डीमैट क्यों आया, स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो सेबी का आप टेंशन ना लो, मतलब जो एसपी के बच्चे हैं, एंड आई होप ओसीएम वाले भी मैं समझ सके मैं क्या कह रहा हूं। अब दोस्तों शेयर्स खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए ऑनलाइन वे में हमें पेमेंट भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन पेमेंट हम किसके हेल्प के द्वारा कर सकते हैं? बैंक के द्वारा। इसलिए इसको एजेंसी फंक्शन में इसका एक पार्ट है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन यानी कि दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन से कुछ खरीदना चाहते हो, फॉरेन से कुछ बेचना चाहते हो, तो उसको आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कहते हो। और ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे दुबई में पेमेंट करना चाहते हो, और ये कैसे होगा? बैंक के द्वारा, इसलिए इसको एजेंसी फंक्शन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों यहां तक? एजेंसी फंक्शन एग्जाम में देखो कैसा आ सकता है कि बैंक क्या होता है बताओ, फिर बैंकिंग में उसके फंक्शंस बताओ। तो आपको दोस्तों ये प्राइमरी का पार्ट है, और प्राइमरी एग्जाम में आना बहुत बहुत मुश्किल है। पर अगर ये लोग सेकेंडरी फंक्शन पूछते हैं तो पहले आपको एजेंसी फंक्शन भी लिखना है, और दोस्तों यूटिलिटी फंक्शन भी लिखना है। और इसमें से अगर कोई एक पूछ लिया, एजेंसी और यूटिलिटी, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा एजेंसी में था, कौन सा यूटिलिटी में था। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। चलो अब चलते हैं यूटिलिटी फंक्शन पे। चलिए देखिए तो क्या है, इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। दोस्तों आपको पता होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो काफी जगह ना आपको डिमांड ड्राफ्ट देनी पड़ती है। अब जो डिमांड ड्राफ्ट है ना दोस्तों, ये एक वन ऑफ द मेथड है जिससे आप अपनी फी की पेमेंट कर रहे हो। अब दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट में आप वो बैंक वाले के पास जाओगे, वो बैंक को उतने आप पैसे दे दोगे, आप उसको उतना मनी ट्रांसफर कर दोगे कैश में, और ये जैसे भी आप करो, और फिर आप उस चीज का डिमांड ड्राफ्ट बना दोगे, उसको डीडी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अब वो डीडी जो है आप कॉलेज में जाके सबमिट कर दोगे कि अब वो जो कॉलेज वाले वो डीडी को अपने बैंक में देंगे और वो उनके बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से डिमांड ड्राफ्ट का ये चलता है। और अब चेक की पेमेंट करते हैं ना, देखा होगा आपने मूवीज में, हाँ भाई कितना पैसे चाहिए, ये ब्लैंक चेक पकड़, इस पे मेरा साइन कर, ये जितना पैसे चाहिए निकाल लेना, फिर चेक बाउंस हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन होशियारी फूल मारते। तो ये जो चेक वाली फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट वाली फैसिलिटी, ये है दोस्तों यूटिलिटी फंक्शंस का पार्ट। फिर क्या, लॉकर फैसिलिटी। अरे भाई ये बढ़िया चीज है। जैसे दोस्तों देखो, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, हमारी जो मम्मी है या हमारी जो सिस्टर्स है, ठीक है, ये लोग क्या करती है ना, पैसे बहुत सेव करती है। ऐसा ऐसा देखा जाता है कि जो लड़के ये मतलब पैसा आने की उड़ा दिया, लेकिन जो लड़कियां ये थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, ये ध्यान रखती है हर चीज का। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं, सारे लड़कों को नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ऐसा देख के चलता हूँ, सेविंग वगैरह करता हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लॉकर फैसिलिटी जो है ना भाई, लड़कियां क्या करती है, हमारी मम्मियां क्या करती है, चीजों का ध्यान रखती है, अच्छे से घर संभालती है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मम्मी समझिए घर को संभालने के लिए, पापा कोई हाउस वाइफ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे जो भी मेल अर्नर या फीमेल अर्नर जो भी हो, उनकी बेटी कमाती होंगी, तो उनकी बेटी ने उनकी मम्मी को 30,000 रुपीज दिया घर चलाने के लिए। अब 30,000 में मम्मी क्या करती है ना भाई, 20,000 में पूरा घर संभाल लेती है महीने का, राशन वगैरह, और 10,000 जो बच गया अभी, ठीक है, अब इस 10,000 का
मम्मी अपने पास रखती है, अपने लॉकर में ही, अपने घर के लॉकर में उसको 10,000 रखा। लेकिन ऐसे करते करते 1 साल हो गया, और तो ऐसे करते करते मम्मी ने ऐसे पूरी सेविंग करते करते 1,20,000 महीने का पूरे साल का कमा लिया इन द सेंस सेव कर लिया। अब मम्मी लोग या जो दीदी लोग होते हैं या किसी के डैड भी करते होंगे काम, तो उनको एक चीज का डर होता होगा, यार मैं यहाँ पे सामान ये पैसा रख तो रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चे की शक्ल देखो चोर जैसी एकदम, और चलो ये तो चोरी नहीं करेगा, लेकिन कोई बाहर से आया, घर में कभी आप नहीं थे और आपके घर में चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया आपके साथ, ठीक है भाई, और आपके जो 1,20,000 सेव किए थे हमारी मम्मी ने, दीदी ने, पापा ने, जो भी करें, एग्जाम्पल आप समझिए बस मेरा बोलने का क्या इंटेंशन है, तो उसमें जो 1,20,000 सेव किए थे, अब ये पैसे तो कोई चोरी कर लेगा, गलत हुआ कि नहीं। अब दोस्तों यही चीज का ध्यान रखते हुए बैंक ने लॉकर की फैसिलिटी दी है। आप अपने कीमती चीजों को, अब वो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, पैसा हो, जो भी हो, आप जो भी हो, लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप वहां पे अपने पैसे रख सकते हो एज अ सेफ्टी पर्पस, ठीक है, सेफ्टी भी मिलेगी ना। हाँ, अब ये नहीं है कि सर पता चला बैंक का लॉकर ही खुद का टूट गया और चोर लेके चले गया, वो तो अलग बात है, उसमें बैंक लायबल होगी, समझ रहे हो। लेकिन घर की तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना होगा कि यार घर में कभी भी चोरी हो सकती है, अगर हो गई तो हमारे सब पैसे चले जाएंगे। अब तुम्हें बस वो बैंक के भरोसे रह जाना है। चलो फिर, अब ये देखो यार, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यही है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आ रही है, अगर आप किधर प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो बैंक आपका साथ देती है, ठीक है। वहां पे अगर रिपोर्ट देनी होती तो आपके पास अगर किसी बैंक का सपोर्ट होता है कि हाँ तू टेंशन ना ले, बैंक पेमेंट कर देगी भाई, तू टेंशन ना ले, तो ये सब जो चीजें ना, ये यूटिलिटी फंक्शंस का पार्ट है। हम जबरदस्ती इतना ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। गिफ्ट चेक, आप किसी को चेक गिफ्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरा ना बर्थडे आ रहा है, तो मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर ये पापा को ना मैं लेक्चर क्रॉप करके भेजूंगा ये पापा के लिए, है ना, तो मेरे को ना बाइक खरीदनी है, मेरे पास पैसे तो है नहीं भाई, जीरो सेविंग है, तो मैं पापा का चेक लूंगा, उस पर वो अमाउंट टाइप करके जाके पेमेंट कर दूंगा। मैंने ये पापा के द्वारा अपने आप को गिफ्ट चेक अपने आप को गिफ्ट करा है। तो ये क्या, आप किसी को भी ऐसे गिफ्ट चेक्स जो है गिफ्ट कर सकते हो। अब उस आपके अकाउंट में ना पैसे होने चाहिए, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा यानी कि भाई तुझे पेमेंट तो मैं कर दूं, लेकिन ये जिसका चेक है भाई उसके अकाउंट में ही पैसा नहीं तुझे देने का, है ना, तो तुझे कहां से दूं, तब कैसे चेक बाउंस हो गया। उसके बाद अंडरराइटिंग सर्विस, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, याद रहे कि नहीं। और एसपी वाले बच्चों, आपको भी ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके आगे आने वाला है, एंड आई होप अभी आपको पता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में अगर कोई कंपनी 100 शेयर्स लाती है, तो सेबी कहती है अगर आप अपने शेयर्स को लिस्ट कराना चाहते हो तो मिनिमम 90% वो शेयर्स लोगों के पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तब आपके अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करा सकते, आपका आईपीओ मान लिया जाएगा कैंसल। एसपी के बच्चे तो कह रहे हैं हाँ सर सब समझ आ रहा है। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, समझो अब कंपनी लाई थी 100 शेयर्स मार्केट में, कंपनी के सिर्फ और सिर्फ बिके 70, क्या कंपनी अपने सेबी पे शेयर लिस्ट करा सकती है? नहीं करा सकती, क्योंकि मिनिमम कितना था, 90% शेयर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। शेयर सब्सक्रिप्शन यानी कि मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स, मिनिमम 90% इन्वेस्टर्स को खरीदना है। पर यहां तो इन्वेस्टर्स ने 100 में से सिर्फ 70 ही खरीदे, बाकी के 20 कहा, मुझे कंडीशन को मीट करने के लिए 20 और चाहिए, तो 20 में क्या करूंगा ना, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी कंपनीज होती है जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडरराइटिंग सर्विस प्रोवाइड करना। ये कंपनीज आती है और देखती है, अरे कंपनी तेरा 70 शेयर बिक गया, तू चाहती है 20 कोई और खरीद ले, ला मैं खरीदती हूँ, क्यों टेंशन लेती है तू, पर इस खरीदने का मैं कमीशन लूंगी तुझसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो कमीशन वगैरह जो खाएगी, ये सब चीजें आती है अंडरराइटिंग सर्विसेज में, समझ में आया। फिर क्या है भाई, गोल्ड रिलेटेड सर्विस। गोल्ड रिलेटेड सर्विस आपको अगर चाहिए, गोल्ड पे फाइनेंस कराना है, गोल्ड देकर लोन लेना है, गोल्ड देकर पैसे कैश में कन्वर्ट कराना है, बैंक के आपको उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, जो भी कराना है ये आप करा सकते हो। गोल्ड रिलेटेड सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो देखो यार फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने सेकेंडरी फंक्शंस को कंप्लीट करा। भाई लेक्चर एंड नहीं हो रहा, किधर जाना नहीं है। अब देखो ज्यादा समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, ये आसान सा ये आज का लेक्चर होने वाला है। आपको बस सेकेंडरी फंक्शंस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब दोस्तों ये देखो यार, ई बैंकिंग देखते एक बार चेक करते कितना अपने को करना है आज। ई बैंकिंग सर्विस करना है और उसके बाद ओके गाइस, सिर्फ इतना ही करना है, एंड देन वी विल बी गोइंग टू एंड दी बैंकिंग वाला पोर्शन, ठीक है, चलेगा। बैंक से छुटकारा पाओ यार, फिर इंश्योरेंस जब स्टार्ट करेंगे ना तब आएगा मजा पढ़ने को भाई। ई बैंकिंग सर्विस, ये ई क्या होता है भाई, ई एफ जी क्या है, ई क्या होता है सर? ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अगर आप कॉमर्स के आगे भी ई लगा देते हो तो ई कॉमर्स हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आपको कभी भी ऐसा ई दिखता है और इसे डैश करके आपको कुछ दिखता है तो ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ई लिखा है तो ये क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। अब इसको दोस्तों वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं। अब बैंकिंग आप ऐसे देखोगे, अगर आप किसी को पेमेंट करते थे तो वो पेमेंट करने के लिए ना पहले आपको दोस्तों लाइन में लगना पड़ता था। अगर आपको किसी से पेमेंट कलेक्ट करनी होती थी उसके लिए दोस्तों आपको पहले लाइन में लगना पड़ता था, वो क्यू होती थी, क्यू में जाके आपको खड़ा रहना पड़ता था। आपका जब नंबर आएगा आप वहां पे उसका नाम डाल के पेमेंट कर सकते हो। फिर जब आप जिसने पेमेंट करा उसको जब पैसे लेने के लिए भी उसको लाइन में लगना पड़ता था। तो ये कितना लेंथी प्रोसेस है यार, मुझे सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने और इसमें इतना समय, नहीं भाई ये नहीं जमेगा। एक काम करो, इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दो। तू तेरा अकाउंट खोल, यूपीआई आईडी आजकल बहुत चल रहा है ना, आजकल वो नेट बैंकिंग बहुत चलती है। एक काम कर, तू अपना आईडी बना, तू यहाँ से पेमेंट कर, अपना आई कोड डाल, अपना बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर, लॉगिन कर, सेम फॉर गोस फॉर यू, और तू यहाँ से पेमेंट कर, तुझे रिसीव हो जाएगी। ये क्या था दोस्तों, ये जो है ई बैंकिंग का नतीजा है। ये आज इतना फास्ट ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की वजह से। टेक्नोलॉजी को हमने बैंक के साथ जोड़ दिया, उससे बनता है ई बैंकिंग। और ई बैंकिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जब एंड हो जाएंगे हम बैंक का जो पोर्शन है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट कैसा है ना, डिफाइन में आ सकता है 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी फॉर्म एक बार रीड कर लेना, एग्जाम के टाइम भी रीड कर लेना, ज्यादा मेहनत मत करना। चलो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अरे ये पता है क्या, ये किस में आया था, मैच द फॉलोइंग में आया था जब मैंने 12th के बोर्ड दिया था कि एटीएम का फुल फॉर्म उस पर मैच करो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, अरे मस्ती नहीं कर रहा, सच में आया था। चलो आगे, एटीएम क्या होता है पता है ना, अरे वो मशीन रहती है, कैश कलेक्ट करना है, डिपॉजिट करना है, उसके पास जाओ, टिक 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 अपना पिन डालो, फिर वो आपको पूछेगा कि आपको रिसिप्ट चाहिए क्या, आप इन्वायरमेंट का नहीं सोचते, रिसिप्ट क्यों लेना है, तेरे को काम करना अपना, लेकिन फिर आप उस पर क्लिक करते हो, मुझे फिर भी चाहिए, तो आप उस रिसिप्ट के लिए ओके करते हो, फिर आपको पता चलता है आपने कितना पैसे निकाले, कितना आपने डिपॉजिट करा। आई होप आप सभी ने आप अपने लाइफ में एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको यूज किया है, और अगर नहीं किया है तो आप जाकर देख भी सकते हो किस तरह से वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, आपको वहां पे अपना कार्ड को ऐसे स्वाइप करना पड़ता है, ऐसे डालना पड़ता है अंदर, फिर वो सारे डिटेल्स आ जाते हैं, आपको फिल करके आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो। और एटीएम पता ही है, सबको पता है, मुझे इतना तो पता है कि आज 12th का बच्चा वो एटीएम नहीं पता है, होप सबको पता है। आप भले ही कभी गए नहीं होंगे बट आपने देखा तो जरूर होगा, आपके घर के बहुत नियर बाय होगा। आपने देखा होगा ना कि चोर, मैंने एक न्यूज देखी थी कि कोई तो एरिया था, एरिया नहीं पता मेरे को, कि वहां पे ना चोर आए, एटीएम का मशीन उठा के ले गए, और ऐसे बहुत बहुत बार सुना है। और उसके बाद दोस्तों ये देखे, एटीएम की मशीन को तोड़कर पूरा पैसा उसमें से निकाल लिया। फिर उसमें ये भी देखा है कि एटीएम की मशीन को ले गए और पूरा उसको तोड़ फोड़ के देखा तो पता चला मशीन ही खाली, उसमें कोई पैसे नहीं थे। तो आपने सुने होंगे ऐसे किस्से भी। चलो आगे, क्या है अगला, क्रेडिट कार्ड्स। यार ये बढ़िया चीज है, क्या टॉपिक है आज का, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मुझे ये बताओ पहले, यहाँ पे कितने बच्चे जो है वेस्टर्न लाइन से, सेंट्रल लाइन से, मुंबई साइड से है, या ऐसे कोई बच्चे जहाँ पे जिनके यहाँ पे ना बड़े बड़े मॉल है। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है तो आप किधर भी हो महाराष्ट्र से, लेकिन दोस्त वहाँ पे आपके मॉल वगैरह हो या अच्छा खासा मॉल हो, तो आप अगर कुछ ऐसे मॉल्स में जाओगे ना, जैसे इन्फिनिटी हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनोबिट वगैरह, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, तो वहाँ पे आप जब एक पर्टिकुलर शॉप के यहाँ पे आते हो ना, वहाँ पे आपको दोस्तों देखने मिलेगा कि सर हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड खरीद लो, हम आपको बिना मतलब दे देंगे सर, आप क्या टेंशन लेते हो, है ना। तो ये क्या दे रहे थे वो लोग। अब वहां पे आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड जो है ना दोस्तों, आपको कुछ चीज समझिए चाहिए। जैसे दोस्तों मुझे एक बाइक चाहिए, उस बाइक की जो प्राइस है ना 4 लाख रुपए की है, तो 4 लाख इतना पैसा तो नहीं है भाई मेरे पास, 4 लाख कैश मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे, तो 4 लाख की बाइक दोस्तों मुझे चाहिए, लेकिन मैं 4 लाख इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं दे सकता। एक काम करता हूं, क्या करता हूं बताओ, क्या करूं मैं, मेरे को चाहिए भाई, अब ये बाइक मेरे को चाहिए, ऐसा मतलब तलब आ रही है मेरे को एकदम, क्या करूं बोलो ना यार, तुम क्या कैमरा के पीछे बैठे हो यार, अरे बोलो यार भाई, तुम बोलो, आज मेरे को नहीं पता, मेरे को तुम्हारी आवाज सुननी है अभी भाई, कौन करके बोलो। क्या क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये क्या होता ना, अगर मेरे पास कोई बैंक है ना, मेरे बिहाफ में वो एक ही बारी में पूरा पेमेंट कर देती है 4 लाख। मेरा बैंक अकाउंट समझो XYZ बैंक में, ये XYZ बैंक में मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड से मैंने 4 लाख की पेमेंट कर दी। अब क्रेडिट कार्ड वालों को मैं ये 4 लाख की पेमेंट आराम से अपने हिसाब से करते रहूंगा। हाँ वो ऑब्वियस सा बात है कि वो लोग 4 लाख था तो 4 लाख ही मुझसे चार्ज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो 4 लाख के बदले मुझसे 6 लाख चार्ज करें, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं करेंगे, थोड़ा समय देंगे भाई पेमेंट को। 4 लाख होता मेरे पास तो मैं तुझे नहीं दे, तुझे 6 देने से अच्छा मैं उसे 4 दे दूं ना, अगर मेरे पास इमीडिएट बेसिस पे पैसा होता तो। मैं तेरे से
अभी इमीडिएट बेसिस पे पैसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है ना। या फिर दोस्तों आप इनसे नो कैश EMI ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आप ये क्या करते हो ना, ये लोग आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करते, लाइक हार्डली 2-3 हजार चार्ज करते हैं, तो उसको नो कॉस्ट EMI भी कहते हैं। फिर वही यार, क्रेडिट कार्ड अब समझाना पड़ रहा है, क्या दिन आ गया भाई, OCM इतना खराब कब से होने लग गया, इतना बोरिंग कब से होने लग गया, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, डेबिट कार्ड। यार जब आपके कार्ड में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, अब आपको किसी को पेमेंट करना है तो वो आपके कार्ड से कट जाते हैं पैसे, या आपके पैसे आ जाते हैं, ठीक है, वो आपके किस में आएंगे, डेबिट कार्ड में आएंगे। अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है लेकिन आपको उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपको दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। आपको कुछ चीज खरीदनी है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उस समय आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई, यही ऐसा टॉपिक 12th में एग्जाम में आना चाहिए ना, कि डेबिट कार्ड बताओ, क्रेडिट कार्ड बताओ, ATM क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, अब कुछ नया शायद देखने मिलेगा, देखते हैं, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। आगे क्या है, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो दोस्तों, RTGS इसका फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, जिस समय आपने करा आपके पास कुछ उसको देखने मिलेगा, ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, देखते हैं। रियल टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। जैसे दोस्तों मेरा अकाउंट था XYZ बैंक में और आपका अकाउंट था ABC बैंक में, मेरे को मेरे अकाउंट से आपको पैसे भेजने हैं, तो मैं RTGS के द्वारा, RTGS ये एक बैंकिंग सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस है, ठीक है, जिसमें दोस्तों RTGS द्वारा रियल टाइम बेसिस पे, जैसे ही मैंने अपना बैंक में पैसे अमाउंट उसमें फिल करी। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका, अरे कैमरा के पीछे बच्चे आपसे बात करो मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? ठीक है, चलो डाल दिया मैंने। हाँ, आपका UPI ID या आपका बैंक अकाउंट, वो सारी डिटेल्स मुझे भेज दो, सो दैट मैं आपको पेमेंट कर सकूं। आपने भेज दिया, मैंने फिल कर दिया। अब वो बैंक जो है ना यार दोस्तों, मेरे से ना पिन कोड मांग रहा है कि भाई कोड डालो या OTP आएगा वो डालो, सो दैट ये आप ही हो पक्का, और आपका बैंक अकाउंट को आप हमें देते हो परमिशन कि हाँ भाई अगले को पेमेंट कर दे। जैसे ही आपने यहाँ पे आपका कोड डाला, आपके अकाउंट से पैसे तुरंत कट जाते हैं और सीधा उस पर्सन के पास आ जाते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट। या फिर दोस्तों कभी कभार आपका बैंक के सर्वर्स डाउन होते हैं, तो कभी कभार थोड़ी लेट पेमेंट होती है, लेकिन वो रियल टाइम कहना चाहता है अपने आपको। जैसे ही आप उसको परमिशन देते हो ना, तो समझो आपका काम हो गया। अब वो अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अगले को पेमेंट कर देगा। इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। जैसे आप उस चीज को परमिशन देते हो, हाँ भाई उसको पेमेंट करनी है, टक गया पेमेंट। आप देखते होंगे आपने किधर शॉप से आपने कुछ परचेस किया, या फिर आप सब दोस्त मिलके चाय पीने गए थे, वहां पे आप बोलते हो सर कैश नहीं है, हम आपको जीपे कर देते हैं, या जो भी आप यूज करते हो, आप स्कैन करते होंगे, अपना कोड डालते होंगे, तुरंत पेमेंट कर देते होंगे। तो ये जो सर्विस आपको मिली है दोस्त, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वाली सर्विस है। आपने उसको रियल टाइम पे पैसे दे दिया, चलो आप दोनों का सेटलमेंट हो गया, अब घर चलो। ये इस चीज का हिंदी में अगर कोई समझाए तो ये इसका अर्थ है। चलिए भाई चलते हैं आगे। फिर क्या है, NEFT। बच्चा कह रहे सर ये सब चीजों का नाम सुना है कभी? ये NEFT का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये आपके एग्जाम में आने चाहिए अगर NEFT पे कभी क्वेश्चन आ जाते तो। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि आप विद इन अ नेशन किधर ना किधर तो पेमेंट कर रहे हो। और वो जो है बैंक अकाउंट भले ही वो इंडिया में होगा, इंडिया में ही होना चाहिए, विद इन अ नेशन है, उसको NEFT बोलते हैं। ठीक है, क्या ये फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, इसको कहते हैं दोस्तों NEFT। एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना, अब वो भले ही कोई दूसरा बैंक हो या फिर सेम बैंक हो, इसको NEFT कहते हैं। और ये क्या, टेक प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ओके, तो मतलब दोस्तों RTGS एंड NEFT में ये एक डिफरेंस है कि NEFT जो है ना दोस्तों, ये वर्किंग आवर्स पे होता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग आवर्स का टाइमिंग क्या है। तो 8 AM टू 7 PM ये इसके वर्किंग आवर्स है, और वो भी वर्किंग डेज में ही आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हो। ओके, कुछ नया सीखने को मिला। अब दोस्तों आप बोलोगे सर फिर NEFT में और RTGS में क्या डिफरेंस हो गया? देखो RTGS जो है ना फ्रेंड्स, रियल टाइम है, रियल टाइम। जैसे आपने परमिशन दिया, पेमेंट डन, चलो घर पे। लेकिन NEFT में क्या होता है, वर्किंग आवर्स पे ही आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हो। पहला डिफरेंस, हैवी डिफरेंस था ना एकदम, सिर्फ आप वर्किंग आवर्स पे। जैसे दोस्तों देखो, RTGS द्वारा आप किसी को 10 बजे पेमेंट करना चाहते हो रात के, आप अपने रात में 10 बजे दोस्तों के साथ, आपका बर्थडे था तो आपने सभी को पार्टी दिया, अब आपको घर पे आना है लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा ना भाई। तो पेमेंट आपने ना NEFT के द्वारा पेमेंट कर रहे थे भाई, NEFT का पेमेंट ही नहीं होएगा, वर्किंग आवर्स पे ही होता है सिर्फ। आपको RTGS द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आप बैंकिंग, ई-बैंकिंग वाली सर्विसेज आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप GPay वगैरह, UPI वगैरह यूज करोगे। जैसे देखो RTGS इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT is on deferred net basis,
where transactions are bundled together। दोस्तों ये लाइन का ये मतलब है कि एनईएफटी में क्या होता है ना, वर्किंग आवर्स पे देखो 8 AM to 7 PM 7 बजे आपकी सारी पेमेंट एक साथ जाती है। उस पर्सन के पास आ गई सारी पेमेंट, अब वो देखेगा अच्छा ये गौरव मुंद्रा नाम के व्यक्ति ने मुझे कितना पेमेंट पूरे दिन भर में किया, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में जैसे जैसे मैं उसको पेमेंट करते जाऊंगा उसके पास डिटेल आते जाएगी, ये बंदे ने तुझे इतनी पेमेंट करी इतने बजे, फिर मैंने उसको 2 घंटे बाद वापस पेमेंट करी तो उसको 2 घंटे बाद वापस मैसेज आ जाएगा कि तेरे पास तेरे अकाउंट में इतना पैसे आए। एनईएफटी में मुझे एक साथ बंडल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मिलते हैं, पूरे दिन भर में क्या हुआ भाई, कितने पेमेंट आई तुझे 8 से 7 बजे तक। लेकिन आरटीजीएस में सारा एक साथ जैसे जैसे कुछ होता जाएगा वैसे वैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, तभी तो वो रियल टाइम है ना। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, वे ट्रांजेक्शन्स आर बंडल्ड टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आएगी। चलो यार अब ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, 2 मिनट लगेगा हार्डली, फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। नेट बैंकिंग, ये नेट बैंकिंग में दोस्तों अपना जी पे, फोन पे, जो भी और कुछ जितने भी पेमेंट मोड्स होंगे, पेमेंट एप्लीकेशंस हो गए, पेपाल हो गया, या जितने भी और कोई डिफरेंट मेथड्स होंगे, पेमेंट बैंक्स हो गए जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, तो ये सारी चीज़ें नेट बैंकिंग में आते हैं। आप किधर भी पेमेंट करते तो आपको ये इस चीज़ की फैसिलिटी आपको मिलती है। और ये जो है ना दोस्तों ये ई बैंकिंग सर्विसेज का एक पार्ट है, जिसमें से अब हम करते हैं IMPS वाली फैसिलिटी। ये कुछ नहीं, एक ई बैंकिंग का सर्विस का पार्ट है, इस नथिंग। इसमें मतलब पहली बार आपने नहीं सीखोगे इसमें कुछ क्या ही है। IMPS बोले तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत पेमेंट आपने कर दिया ऐसा कुछ सर्विस आपको मिले उसको बोलते हैं ई बैंकिंग सर्विस। तो दोस्तों ये आपको जो नेट बैंकिंग ये सारी फैसिलिटीज जो है ये क्या है, आप इमीडिएट पेमेंट कर पाते हो ना आपके अकाउंट से, उसके अकाउंट में पैसे चले गए, इसको रियल टाइम बोलते हैं। तो ये क्या इमीडिएट पेमेंट फैसिलिटी, क्या ये वो चीज है? बिल्कुल है। तो ये क्या करता है ना, अलाउज कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ में आया IMPS? तो दोस्तों मैंने आपको बोला था यार कि ये चैप्टर ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ड्राई है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप खुद से भी रीड करके समझ सकते हो, लेकिन इसका हम लेक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जिसमें दोस्तों आज हमने प्राइमरी फंक्शंस को तो पूरी तरह से स्किप कर दिया क्योंकि कुछ काम का नहीं है, और सेकेंडरी फंक्शंस पे हमने थोड़ा सा फोकस किया। अब ये लेसन में जितना भी बोरिंग पार्ट था ना सब चले गए। ये बोरिंग नहीं है, ये चीज हमें आती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंश्योरेंस, मजा आएगा, मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मस्त टॉपिक है और एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे हम लगाएंगे इंश्योरेंस पे, नेक्स्ट 2 लेक्चर लगा देंगे, कोई बात नहीं। हम इंश्योरेंस पे 2 लेक्चर लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट पे 2 लेक्चर लगाएंगे, और कम्युनिकेशन एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे 2 लेक्चर लगाएंगे। तो ये करीबन 8 तक जाएगा, 8-9 तक जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक दोस्तों ये बैंकिंग वाले को निपटा दो यार, ये बैंकिंग पे ज्यादा समय नहीं लगाना है अपने को। आज पढ़ लिया, 2-3 महीने बाद और पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले 2-4 बार और पढ़ लेंगे बस। लेकिन इंश्योरेंस, ये बाकी सारे टॉपिक्स पे हमें बहुत मेहनत करनी है, वो एग्जाम में क्योंकि पक्का आने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज कोई भी डाउट होता है यहाँ पे टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बांटना है। दोस्तों लेक्चर शेयर करो यार, शेयर करो, थोड़ा मजा आता है यार देख के। आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यूज देखते हो, लाइक्स देखते हो, सब कमेंट्स देखते हो बच्चों के, तो अच्छा लगता है ना। अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल होता तो आपको पता चलता है कि यार ये मजा आ रहा है, कोई आपकी चीज को अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। तो अभी हमारी भी चीज़ों को कर दो तो अच्छा लगेगा। तो बस फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। पढ़ाई करो, मजे करो, मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 4 में, लेसन नंबर 4 का। और एसपी के बच्चों आप सभी से मैं मिलूँ एसपी के लेक्चर्स में। चलो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से, वेट करना मेरा, बिल्कुल आऊँगा।